नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के YouTube चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हम सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिससे हम स्टैटिक का पोर्शन कवर कर सकते हैं, तो हम वो पूरा का पूरा पोर्शन कवर करते हैं। साथ ही साथ कुछ सेंट ट्रिक्स देखते हैं। सेंट ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज है। अगर आप यूपीएससी की लैंग्वेज को पढ़ना और समझना सीख गए, तो आप बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो है उन्हें वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे डेली होती हैं। एंड दोपहर 2:05 पर आपको ये वीडियोस अपलोडेड मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये बता देता हूँ कि डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 39 तक हमने 2014 से 2017 तक के प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। डे नंबर 40 से डे नंबर 40 से हमने स्टार्ट किया है 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। और आज है डे नंबर 44, जहां पर हम डे प्रीवियस ईयर पेपर 2018 के क्वेश्चन नंबर 60 से 61 से एक्चुअली 61 से 75 को कंप्लीट करेंगे। मतलब 15 क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। बस मैं एक बार पेन चेंज कर लूं। देखिए, अगर मेरी स्पीड आपको स्लो लगती है तो आप वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पर भी करके देख सकते हैं। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। साथ ही साथ जिसने अगर स्टार्टिंग का पोर्शन स्किप कर दिया हो तो उसको मैं बता देता हूँ। ये 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने अभी तक 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर के। आज हम 61 से लेके 75 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से रिलेटेड। अब हुआ क्या कि उस टाइम पर ये जो है सैटेलाइट सिस्टम ये न्यूज में था, तो इसीलिए क्वेश्चन इससे पूछ लिया गया। कोई भी चीज जो इररेलेवेंट है वो एग्जाम में नहीं देखने को मिलती। हाँ, दो तीन क्वेश्चन करंट अफेयर्स के या ऐसी कोई भी चीज होगी जो आपको लगेगा कि ये तो करंट अफेयर्स में कहाँ से आ गई है वो। तो यार देखो, ये हर एग्जाम में होगा। ठीक है, बट हमें क्या देखना है कि मैक्सिमम चीजें क्या करंट अफेयर्स रेलेवेंट है या नहीं है, तो बिल्कुल रेलेवेंट होती है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको 15 सेकंड्स दूंगा, जो मैं हमेशा करता हूँ, हर क्लास में करता हूँ। तो आज भी वही करेंगे। ठीक है, उसी को फॉलो करेंगे। एंड इतने में 15 सेकंड्स में आप तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, आंसर मार्क करेंगे, और फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और ये बताऊंगा कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज सही है। ठीक है, तो यू हैव 15 सेकेंड्स नाउ। आप पढ़ लीजिए इसे। चलिए, अब देखिए जरा, एक्चुअली बात क्या है। आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ो। इंडियन रीजनल, इंडियन रीजनल। ठीक है, तो इंडियन रीजनल का मतलब क्या होता है कि इंडिया और इंडिया के आसपास के कुछ क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद बोले नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, मतलब ऐसी सैटेलाइट जो नेविगेशन में हेल्प कर रही है। तो अभी तक ये क्वेश्चन पढ़ के हमें ये चीज समझ में आई है। एक बार सीधा स्टेटमेंट नंबर 3 पे आना जरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपने स्टेटमेंट्स पढ़ लिया सारी, तो आई एक्सपेक्ट कि आपने थर्ड स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ा होगा। इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज। अभी क्या बोला मैंने? क्या नाम ही क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, मतलब इंडिया और इंडिया के आसपास के क्षेत्र का। इसमें ग्लोबल कहां से आ गया भाई? तो ये तो हो गया एकदम गलत। ठीक है, अब आओ फर्स्ट स्टेटमेंट पे। फिर से बोला गया है IRNSS हैज 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट्स इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स।
अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे आके बहुत सारे लोग आपको बता के चले जाते हैं, जब आपको कोई डेटा दिखे तो आप उस डेटा को गलत मानेंगे, है ना। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी घटिया ट्रिक्स आपको बता के चले जाते हैं। यहाँ पर तो दो दो डेटा दे रखे हैं एक स्टेटमेंट में, आप इसे कैसे गलत मार्क करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बेफिजूल की ट्रिक्स लगाना, बेफिजूल के कॉन्सेप्ट ढूंढना किसी भी स्टेटमेंट में, ठीक है, ये आपके नंबर ही कम करेगी और कुछ नहीं करेगी। तो आप इस चीज को समझिए, जब ये चीज न्यूज में थी तो आपको इतना पता होना चाहिए था। अगर आपको तब नहीं पता था कोई बात नहीं, अब आप इस चीज को ध्यान रखेंगे जब आप 2026 के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी अगर सैटेलाइट सिस्टम आ रहा है या कोई भी चीज न्यूज में है, तो एटलीस्ट उसके बारे में आपको बेसिक बेसिक चीजें सारी पता होनी चाहिए। जैसे उस टाइम पर ये चीजें दोनों ठीक थी कि 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट्स इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में थी। अब ये जियो स्टेशनरी क्या होता है, जियो सिंक्रोनस क्या होता है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, टेंशन मत लो। कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड आएगा उसे हम कंप्लीट करेंगे, उसे हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक थी। अब बोला गया है IRNSS कवर्स एंटायर इंडिया, बिल्कुल ठीक बात है, पूरा इंडिया कवर कर रहे थे। एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। यार 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर नहीं था, ये एक्चुअल में 1500 था बस। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर में बताई है, जब भी वो कोई डेटा देते हैं और अगर उन्हें वो गलत करना है तो वो उसे बहुत ही एक्सट्रीम बनाते हैं। जहां 100 होगा वो उसे 1000 कर देंगे, यहां पर 1500 था उन्होंने 5500 कर दिया, 5500 कर दिया। मतलब अगर वो डेटा गलत कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ही एक्सट्रीम करते हैं डेटा को। तो अगर आपको इतना भी आइडिया होता, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होता, इस सैटेलाइट सिस्टम के बारे में, और इतना भी पता होता कि हाँ 1500 1600 किलोमीटर और कवर कर रहा है इंडिया के आसपास, तो आप समझ जाते 5500 तो बहुत ही एक्सट्रीम है ना। प्रॉब्लम वहां होती है जब 1500 लिखा है और कहीं पर ऐसे दे दिया 1500 से 1600, तब प्रॉब्लम होती है समझने में। बट ऐसे एक्सट्रीम डेटास अगर आ रहे हैं तो आप सिर्फ उसे नॉलेज से ही सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप उसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया गलत, वन ओनली इज करेक्ट, ओके। अब आ जाओ जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के बीच में, ठीक है, क्या डिफरेंस है। देखो, दोनों ही अर्थ की स्पीड के साथ साथ रोटेट करते हैं, दोनों ही अर्थ की स्पीड के साथ साथ रोटेट करते हैं। पर डिफरेंस ये है कि जियो स्टेशनरी जो है वो हमेशा आपको इक्वेटर के ऊपर ही दिखेगा, अबव इक्वेटर, ठीक है। तो जो इक्वेटर है उसके साथ साथ ही ये क्या करेगा, अर्थ की स्पीड के साथ रोटेट करेगा। वहीं पे हम जियो सिंक्रोनस की बात करें तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसे ऐसे मानता हूं कि ये इक्वेटर की लाइन है, तो ये हल्का सा क्या होता है, हल्का सा आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखने को मिल रहा है, हल्का सा आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये भी अर्थ की स्पीड के साथ ही मूव करते हैं, बट द थिंग इज दिस कि ये इंक्लाइंड होने के बाद मूव करते हैं। और ये क्या करता है, जियो स्टेशनरी सिर्फ इक्वेटर के साथ साथ ही मूव करता है, दोनों ही अर्थ की स्पीड के साथ ही मूव करते हैं। आप देखो यहाँ पे थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज में अगर आ जाओगे तो आपको क्या समझ में आएगा, जियो स्टेशनरी मतलब उसकी बात कर रहे हैं जो इक्वेटर के साथ साथ घूमता है, ठीक है। ऑर्बिट्स अर्थ इन अ इक्वेटोरियल प्लेन विद एन ऑर्बिटल पीरियड इक्वल टू अर्थ रोटेशनल पीरियड, मतलब कि अर्थ की जो स्पीड है उसके साथ ही वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। यही दोनों चीज मैंने बताई, बुकिश लैंग्वेज में ऐसे लिखा हुआ है, इट रिमेन्स फिक्स्ड अबव द सेम जोग्राफिकल लोकेशन। ऐसा क्यों यार, अब आप एक बात बताओ, वो इक्वेटर के साथ साथ मूव कर रहा है, अर्थ के साथ साथ उसी स्पीड में मूव कर रहा है, तो वो एक ही जोग्राफिकल लोकेशन में तो देखने को मिलेगा। मतलब अर्थ भी ऐसे ऐसे मूव कर रही है सेम पाथ पे और सेम स्पीड के साथ, और इसके साथ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कर रही है, सॉरी जियो स्टेशनरी और सैटेलाइट भी कर रही है। तो फिर ऑब्वियसली उसकी जो लोकेशन है वो हमेशा सेम ही रहेगी, ठीक है। और इंक्लिनेशन कैसा देखने को मिलता है, जीरो, क्योंकि ऑब्वियसली इक्वेटर के प्लेन पे ही वो मूव कर रहे हैं। पर जियो सिंक्रोनस में क्या हो जाता है, ऑर्बिटल पीरियड्स इक्वल है, जो अर्थ की रोटेशनल स्पीड है उसी वही स्पीड इसकी भी है, इस जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की। बट द थिंग इज दिस कि ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, या फिर हम बोले कि इलेप्टिकल ऑर्बिट में ये मूव करता है, कैसे, हल्के से इंक्लिनेशन के साथ।
आप देखो, ये एकदम 0 डिग्री पे मान लो अगर इसे, तो ये इसकी जो डिग्री है वो इंक्लाइंड है, मतलब ज्यादा है, ठीक है, 0 डिग्री से ज्यादा है। ओके, फिर बोला गया है इट ट्रेसेस अ रेगुलर ग्राउंड पैटर्न बट डज नॉट रिमेन स्टेशनरी ओवर अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे स्टेशनरी नहीं रहता, मतलब आप देखेंगे तो इसकी जो पोजीशन है अर्थ के रिस्पेक्ट में वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। ऑब्वियसली जियो स्टेशनरी की क्यों सेम रहती है यार, क्योंकि वो प्लेन भी सेम है और स्पीड भी सेम है, तो हमें एक ही जगह दिखेगी वो सैटेलाइट। बट इसका प्लेन डिफरेंट हो जाता है, हल्का सा इंक्लाइंड है, इस वजह से क्या होता है कि हमें ये सेम पोजीशन में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, बस इस चीज को आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये डिफरेंस है जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बीच में। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, देखो ये क्वेश्चन ना क्या है कि जो आइंस्टाइन है उसकी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, ठीक है। अब देखो आप इसे पढ़ने जाओगे यार, तो इस रिलेटिविटी की थ्योरी को पढ़ने में ही आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे। अब डेफिनेशन पढ़ के चले जाओगे तो बात अलग है। बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कई बार चीजें थोड़ी सी टिपिकल आती हैं, ठीक है, बट अगर आप उसमें कुछ, मैं वही कहता हूँ कि अगर आप उसमें ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हर चीज पढ़ लेनी है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लाइक सबकी जो फिजिक्स है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं बोलूंगा भी नहीं कि आप अपनी फिजिक्स को स्ट्रांग करो बहुत ज्यादा, ठीक है, आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन जो था, मतलब कि अगर कोई यूपीएससी की लैंग्वेज को देख के समझेगा तो वो ये देखेगा बस कि क्या इन तीनों स्टेटमेंट्स में मुझे कुछ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम देखने को मिल रहा है। अगर एक्सट्रीम देखने को नहीं मिल रहा तो वो तीनों को सही मानेगा और करके आगे बढ़ जाएगा। ये तो वो उनकी बात है जो यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ चुके हैं। लेकिन अगर कोई नया बच्चा है जिसे नहीं पता कि यूपीएससी की लैंग्वेज कैसे वर्क करती है, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, और वो कॉन्सेप्ट के साथ जाना चाहे, तो उसके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, अगर उसे फिजिक्स नहीं पता तो। ठीक है, किसकी कॉल आ रही है, चलिए बाद में बात करते हैं इनसे। ओके, अब देखो ऐसी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत बड़ी थ्योरी है, बट आपको क्या देखना है, मैं सिंपल सिंपल चीजें आपको बता रहा हूँ, वो आप समझने की कोशिश करो। यहां पर बोला है लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। अब आप स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद यूपीएससी की लैंग्वेज को देखो, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि कितना इफेक्ट होती है, ये तो नहीं बोला घुसकर उस चीज में कि ये ही होता है, वही होता है, ये तो नहीं बोला, सिंपली बोला लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। आपको भी पता है ऐसा होता है क्यों। ग्रेविटी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स से एक बार समझ लेते हैं। आपको पता है अगर ये ब्लैक होल है, ठीक है, इसके अराउंड इसके अराउंड एक ऐसा होराइजन होता है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि लाइट भी क्या नहीं कर पाती, लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती और ब्लैक होल की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ये भी तो क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझे इस चीज को, तो कहीं ना कहीं हमें पता है ऐसा हो रहा है। वहीं पर आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। देखो मैं नहीं कह रहा किसी को बहुत घुसो इसमें, नहीं समझ आएगा तो बस एक बार मुझे सुन लो, अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते ऐसे टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है, बट फिर भी मैं कहूंगा कोशिश कर लो, अगर हो सकता है तो समझ लो। ये होता है कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन लेंसिंग का। ग्रेविटेशन लेंसिंग का क्या होता है, आप देखो, ये समझ लो मैं हूं, ये आप हो, ठीक है, और हम कहाँ पे हैं, मैं ब्लैक होल की लेफ्ट साइड हूं, आप ब्लैक होल के राइट साइड पे हो। होना तो क्या चाहिए था, होना तो क्या चाहिए था, समझ लो कि इस तरीके से अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो लाइट इधर नहीं पहुंचेगी, है ना। बट होता क्या है कि लाइट हर डायरेक्शन में मूव करती है, तो मान लो डायरेक्शन इधर मूव कर रही थी, बट क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत हाई है, तो इसीलिए ये मजबूर कर देती है लाइट को बेंड होने पे, और यहां पर भी आपको सेम ऑब्जेक्ट मैं दिखूंगा। ठीक है, तो ये है ग्रेविटेशन लेंसिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, मैंने तो बस एक ओवरव्यू बता दिया आपको। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि हाँ लाइट इफेक्ट होती है ग्रेविटी से। ठीक है, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, इस चीज को प्रूफ करने के लिए एक तो आपको बिग बैंग थ्योरी पता है, ठीक है, वो भी नहीं पता तब भी जो हबल टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप जो है
उसने इस बात की पुष्टि करी थी 2018-19 में ही कि जो यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से शायद इस स्टेटमेंट को वहां पे डाला गया होगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस एंड टाइम, ये जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। उसमें आप जब उसे पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहली चीज यही देखने को मिलेगी कि वो ये कहते हैं कि जो मैटर है वो स्पेस टाइम के अराउंड ही है। ठीक है, उसके अराउंड ही घूम जाता है। आपने वो शायद, अगर आप फिजिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्टेड होंगे तो आपने इस तरीके का कुछ देखा होगा एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या किया जाता है कि इस तरीके से प्लेन को बनाया जाता है। तो बोला जाता है कि बॉल को आप कहीं से भी फेंके, वो घूमकर सेंटर पे ही आ जाएगी, वो घूमकर सेंटर पे ही आ जाएगी। तो उस कॉन्सेप्ट से ये बताया जाता है कि मैटर जो है वो स्पेस एंड टाइम के अराउंड इसी तरीके से रैप्ड है। ठीक है, तो ये जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसका क्या है, उसका बेसिक है ये। ठीक है, जो थर्ड स्टेटमेंट दी है, तो ये तीनों ही करेक्ट थे। बट फिर से मैं कहूंगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये सोचो यार कुछ एक्सट्रीम तो नहीं दिया ना। ये तो एकदम बेसिक चीज है जो आपको पता ही होनी चाहिए। ये तो आपने, अगर हबल टेलीस्कोप ने जो पुष्टि करी थी वो भी नहीं पता होता तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से आपको ये पता होता, है ना। और ये दोनों तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स है। बट फिर भी आई डोंट एक्सपेक्ट जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, साइंस एंड टेक में इंटरेस्ट नहीं है, वो इतनी आसानी से इसे समझ पाए। बट फिर भी कोशिश करिए, जो चीज़ें न्यूज़ में होती है, जैसे मैं करंट अफेयर्स में जो चीज़ें करवा रहा हूँ आपको, उसके अराउंड थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बहुत क्वेश्चन है आपके पास करने के लिए। जो मैं भी ग्रेविटेशन लेंसिंग आपको समझा रहा था ना, उसी की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है, आप उसे पढ़ सकते हैं। मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से वैसे समझा दिया है देसी लैंग्वेज में, लेमैन भाषा में। चलिए, अब देखिए जरा, ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज होती क्या है। मैं अभी आपको 15 सेकेंड्स दूंगा, ठीक है, पहले मैं थोड़ी सी चीज समझा देता हूँ। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब है कोई भी ऐसी चीज है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है, जिसके जेनेटिक लेवल पे जाके मॉडिफिकेशन करी हुई है। मतलब उसके जीन्स को जिसे हम कहते हैं कि मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, उसके जीन्स को मॉडिफाई किया गया है, उसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो वहीं पर यहाँ पर बात करी गई मस्टर्ड की। अब उस टाइम पर ये न्यूज में था। ठीक है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड था, काफी न्यूज में था। तो इस वजह से ये क्वेश्चन उस साल पूछा गया। मैं बोलता हूँ जो चीज न्यूज में नहीं है वो नहीं पूछी जाती है। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन के अलावा बाकी सारी चीजें रेलेवेंट होती है। तो आपको मैं फिर से कितने दे रहा हूँ, 15 सेकंड दे रहा हूँ, आप सोच लो समझ लो और उसके बाद हम इसे समझते हैं क्या है क्या नहीं। चलिए, 15 सेकंड है आपके पास। चलिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीएम मस्टर्ड जो है, बोला गया है हैज द जीन्स ऑफ सॉइल बैक्टीरियम। ठीक है, दैट गिव द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस टू अ वाइड वेराइटी ऑफ पेस्ट। अब इसमें भी कोई लैंग्वेज ढूंढने की कोशिश करोगे, कोई ढूंढने की कोशिश करोगे, कोई मतलब नहीं है। मैं बोलता हूँ नॉलेज बहुत सुप्रीम है, नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखा गया है ये वाली चीज जो है, ठीक है, कि ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, टू अ वेराइटी ऑफ पेस्ट, ये ठीक है। बट पर्टिकुलरली अगर जीएम मस्टर्ड की बात करें तो उसके पास सॉइल बैक्टीरियम के जीन्स नहीं थे। उसके पास एक्चुअली हैज थ्री जीन्स, थ्री जीन्स थे। ठीक है, या मैं पूरा ही काट देता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। इसके पास क्या थे, इसको डेवलप किया था, डेवलप बाय यूजिंग थ्री डिफरेंट जीन्स। ठीक है, थ्री जीन्स लिख देता हूँ।
तीन डिफरेंट जीन्स का इसमें यूज किया गया था, कहाँ कहाँ से, एक बार्नेस से, बार्नेस, ठीक है, एक यूज किया गया था बर्स्टर, एक यूज किया गया था बार। इन तीन से तीन जीन्स को यूज किया गया था, और ये तीनों जीन्स कहां से थे, फ्रॉम, अब जो मैं वर्ड लिख रहा हूं उसे याद रखना, ठीक है, बैसी, बैसिलस, ये थोड़ा सा जो अब नाम लिखूंगा थोड़ा सा लंबा है, तो समझने की कोशिश करना, एमाइलो, एमाइलो लिक्वेफासाइन, ठीक है, ये मैंने थोड़ा तोड़ के आपको बता दिया है, पर ये पूरी की पूरी एक ही स्पेलिंग है, ठीक है। किस लिए किया गया था, फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। अभी मैं कुछ और चीज भी आपको समझाऊंगा। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। बोला गया है जीएम मस्टर्ड हैज द जीन्स दैट अलाउ प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। देखो, अब किसी के जेनेटिक लेवल पे जाकर अगर आप चेंज कर रहे हैं, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज है, तो ऑब्वियसली अब जब भी वहां पर आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से ट्रेड्स आगे भी जाएंगे। तो ये सिर्फ जीएम मस्टर्ड के लिए ट्रू नहीं है, ये हर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रू है, कि अगर आपने उसके जीन लेवल पे जाके ही कोई चेंज कर दिए हैं, तो चाहे आप उस प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन कर लो, ठीक है, या कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसका रिप्रोडक्शन कर लो, आपको वो चीजें आगे भी जाती हुई देखने को मिलेगी नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो दिस इज ट्रू। जीएम मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय, अब मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी वो ये बोलते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किया है, इस मिनिस्ट्री ने ये काम किया है, ये चीज इसने बनाई है, ये चीज वहां से डेवलप हुई है, वो यूजुअली गलत ही करते हैं। और ये तो हमने अब तक पिछले 5 साल के पेपर में 14, 15, 16, 17 और 18 का भी आधा हो गया है, इसमें हमने कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन देख लिए हैं, और 100% हमारा स्ट्राइक रेट है। ये चीज हर एक पेपर में सही हुई है, तो हमें इसे मानना पड़ेगा कि यूपीएससी ऐसा कर रहा है कि वो इन चीजों को गलत दे रहा है। तो ये एक्चुअल में किसने किया था, ये एक्चुअल में इन्होंने नहीं किया था, ये किसने डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट इससे जुड़ी हुई थी, बट मेनली बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो टू ओनली इज करेक्ट। अब मेरी बात सुनिए, अब ये क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होने वाला, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। अब क्या इस क्वेश्चन से आप घर लेके जा सकते हो, आप घर लेके ये जा सकते हो कि हमें एक बात समझ आ गई, अगर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड न्यू हमें ऑर्गेनिज्म या प्लांट देखने को मिलता है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि उसमें किस किस के जीन्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो किसने बनाया है, किसने डेवलप किया है। अब आपको ये चीज याद रखनी है, अगर कोई भी न्यू चीज इंफॉर्मेशन कोई भी करंट अफेयर्स में आती है, ठीक है, अगर आप अलग से पढ़ रहे हैं, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, तो वो तो आपको करंट अफेयर के सेशन में मिल ही जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की जो है वो डेफिनेशन लिखी है आप लोगों के लिए, बुकिश लैंग्वेज आप पढ़ लो। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट के आप जेनेटिक लेवल में जाकर या उसके जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, जेनेटिक लेवल पे जाके उसमें मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, तो उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोल दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में मैं आपको 15 सेकंड्स नहीं दूंगा, क्यों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और उस टाइम के हिसाब से रेलेवेंट था, जैसे ये बेले टू एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे जापान ने किया था, तो आपसे ये उस टाइम पे पूछ लिया गया। और ये किससे रिलेटेड है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है, ये पार्टिकल फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, ये पार्टिकल फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, फिर से एक बार ढंग से बना देता हूँ, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। या उससे भी बेटर चीज एक करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे उसका लिख दूंगा, पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो आपको पता है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये हम डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी में यूज करते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसीज को आप ट्रैक नहीं कर सकते, इसका ओरिजिन आप पता नहीं कर सकते,
है ना। तो वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसी को यूज करके क्रिप्टो करेंसी इतनी पावरफुल हुई है आज के टाइम पे, है ना। अब देखो जरा, क्रिस्पर कैस9 क्या है? ये क्रिस्पर कैस9 आपके जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है? क्या ये पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट है? नहीं, ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये कैस9 क्या है? ये एक टाइप का प्रोटीन होता है, ये एक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इसलिए टाइम नहीं दिया यार, कोई मतलब नहीं है कि जो चीजें मतलब कि एक बार पूछ ली गई क्योंकि वो न्यूज में थी, उसको बार बार करने का, क्योंकि अब इसका आना मुश्किल है। हाँ, ये आ सकता है कि क्रिस्पर कैस9 फिर से ऐसे ही पेयर वाले क्वेश्चन में पूछ लिया गया, तो उतनी इंफॉर्मेशन आपको अब है ना। जहां पर इंपॉर्टेंट होगा चीजों को समझना, पढ़ना, वो हम पढ़ेंगे। जहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना वहां पे हम नहीं करेंगे। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कार्बन फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ठीक है। तो आपको मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, चारों स्टेटमेंट्स पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कार्बन फर्टिलाइजेशन होता क्या है। आई होप आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा। देखो, होता क्या है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाता है, एनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि प्लांट की जो ग्रोथ है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो क्या हुआ? सबसे पहले, कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? जब भी एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिला कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में प्राइमरी चीजें क्या है? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सनलाइट, प्लस वाटर। ये तीन चीजें हैं जिससे फोटोसिंथेसिस बेसिक बनता है, ठीक है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है। और जब भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है तो प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है। तो इसको हम कार्बन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, कि कार्बन की हेल्प से फर्टिलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, या कार्बन की हेल्प से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये चीज कहां पे लिखी है? फर्स्ट स्टेटमेंट में, increased plant growth due to increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere। ठीक है। बस बीच का एक लिंक इन्होंने मिस कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ा, फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट ग्रोथ बढ़ी, ठीक है। तो एक चीज को बस मिस किया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। अब ना ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको। हो, इतनी बड़ी चीज, अरे कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट आप इसे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे ये तो हमारे आसपास में अपने घर में ही देखता हूँ, ठीक है। तो ये जो आप घर में देखते हो चीजें, ये है क्या? वो पूछा गया है इधर, ठीक है। तो आपके पास 15 सेकंड से आराम से पूरी स्टेटमेंट पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है।
चलिए, आई होप आपने अब तक पढ़ लिया होगा। देखो, बोला गया है, when the alarm of your smartphone rings in the morning, you wake up and tap it to stop the alarm, which causes your geyser to be switched on automatically। देखो, ये मतलब कि ये आप ये समझ लो कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया और आपने एक हाईटेक अपना घर बनाया, ठीक है, जो कि आपके साथ हो भी जाएगा कुछ सालों में। आपने एक हाईटेक घर बनाया है, ठीक है, और उसमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही है कि आप उठे, ठीक है, आपका अलार्म बज रहा था, ठीक है, आपने क्या किया, उसको स्टॉप किया, जैसे ही आपने उसे स्टॉप किया, आपका गीजर ऑन हो गया। मतलब क्या है कि अपने आप चीजें कनेक्टेड है, अलार्म से गीजर कनेक्टेड है कि अगर आपने उसे स्टॉप कर दिया तो वो समझ गया कि हाँ ये बंदा उठ चुका है या ये बंदी उठ चुकी है, ठीक है, तो वो अपने आप ऑन हो गया कि अब ये अगला जो इसका काम है वो क्या है कि ये फ्रेश होगा, नहाने जाएगा। The smart mirror in your bathroom shows the day's weather and also indicates the level of water in your overhead tank। ठीक है, कि जो आपका स्मार्ट मिरर है आपके बाथरूम में, वो ये भी बता रहा है कि आज का डे का वेदर कैसा है, मतलब बारिश होगी नहीं होगी, सनी है नहीं है, क्लाउडी है नहीं है। साथ ही साथ वो ये बता रहा है कि जो आप वाटर यूज कर रहे हैं तो ऊपर टैंक में कितना पानी है। आफ्टर यू टेक सम ग्रोसरीज फ्रॉम योर रेफ्रिजरेटर for making breakfast, it recognizes the storage of stock in it and places an order for supply of fresh grocery items। पूरा एआई से बना हुआ घर है आपका कि आपने ग्रोसरीज निकाली, आपने बोला आज तो मैं ब्रेड ऑमलेट खाऊंगा, ठीक है, या फिर जो वेजिटेरियन है वो कह रहे हैं मैं ब्रोकली खाऊंगा, ठीक है, या खाऊंगी। तो क्या हुआ, जैसे ही वो चीज कम हुई आपके फ्रिज से, आपके जो फ्रिज है रेफ्रिजरेटर है, उसने ये चीज आइडेंटिफाई करी और उन्होंने खुद ही किसी भी एक ऐप से ऑर्डर कर दिया कि इस चीज की कमी है तो इसे ऑर्डर कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने फिर कहा आपके पास पैसों की कमी नहीं है, आपको सोचना ही है छोटी मोटी चीजों के लिए। When you step out of your house and lock the door, all lights and fans plus geysers and AC machines गेट स्विच्ड ऑफ ऑटोमेटिकली। आपने घर के बाहर कदम रखा, ठीक है, और आप जैसे ही बाहर जाते हैं आपको टेंशन नहीं लेनी, अरे मैंने पंखा ऑफ किया था नहीं किया था, लाइट ऑफ करी थी नहीं करी थी, गीजर ऑफ किया था ना नहीं किया था, वो अपने आप ही ऑफ हो जाएगा, ठीक है। On your way to office, your car warns you about the traffic congestion ahead and suggests an alternative route। जैसे कि आपको अपना मैप जब आप ऑन करते हैं गूगल मैप्स तब भी देखने को मिलता है, एप्पल मैप्स ऑन करके देखते हैं तब भी देखने को मिलता है। एंड इफ यू आर लेट फॉर अ मीटिंग, इट सेंड्स अ मैसेज टू योर ऑफिस अकॉर्डिंगली। मतलब क्या है, आप इस चीज से सब कुछ से एक चीज समझ पा रहे होगे, हर चीज कनेक्टेड है अपने आप, हर चीज कनेक्टेड है अपने आप। ऐसी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां पर हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में कनेक्टेड है, आपकी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है उसमें, वो अपने आप ही डेटा कलेक्ट कर रही है और जो जिस चीज के लिए उसे बनाया गया है वो उस एक्शन को परफॉर्म कर रही है बेस्ड ऑन दैट डेटा। इसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एक छोटी सी डेफिनेशन ऐड करी है, जो मैंने अभी आपको देसी भाषा में लेमैन भाषा में बता दिया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है, जो मैंने बताया है उतना ही बहुत है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ना वापस आ सकता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको जो मैंने आपको समझाया है इसे आप एक बार और सुन लेना, प्लस ये जो डेफिनेशन है इसे पढ़ लेना। ये फिर से आपको कहीं ना कहीं पेयर या किसी स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। जैसे जैसे एआई इंक्रीज कर रहा है, एआई की पावर्स एनहांस हो रही है, वैसे वैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स न्यूज में आता रहता है, ठीक है, इस वजह से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, with reference to solar power production in India, consider the following statements। ठीक है, तो सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया से रिलेटेड एक स्टेटमेंट तो मैं उठा के डायरेक्ट साइड में कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा वो मैं कैसे करूंगा यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ के, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा पर क्वेश्चन कि कैसे आपको लैंग्वेज को समझना है, वही मैं अभी आपको समझाऊंगा। 15 सेकेंड से आपके पास स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है।
अब देखो इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या जानना चाह रहे थे, ठीक है। वैसे भी देखो दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम ठीक करेंगे। एक चीज हम आगे भी देखेंगे, अभी तक ये वाली ट्रिक पहली बार आपको देखने को मिलेगी। यूजुअली ये क्या कर रहे हैं ना, जब भी ये ऐसा बोलते हैं कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया द फोर्थ लार्जेस्ट, इंडिया इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ऐसे करके जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो गलत बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये नहीं बोलूंगा कि मान लो इस बात को, बट हाँ आज हमने ऐसा पहला क्वेश्चन देखा है, तो आगे आने वाले सालों में हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, और हम, मैं भी और आप भी मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये चीज ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट लिखा गया है, ये गलत है। क्यों गलत है? अब मैं आपको नॉलेज के हिसाब से लेके चलता हूँ, ये तो हमने यूपीएससी की लैंग्वेज को समझा। नॉलेज के हिसाब से आप ये देखोगे, वो आपसे क्या जानना चाह रहे थे कि आपको ये पता हो कि इंडिया में आज तक एक सिंगल चिप, सिलिकॉन चिप भी मैन्युफैक्चर नहीं करी गई है ऑफिशियली। तो हम थर्ड लार्जेस्ट कैसे बन सकते हैं जब हम खुद ही इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं? समझे इस चीज को? तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, नॉट अ सिंगल सिलिकॉन चिप is manufactured in India, ठीक है। तो उस हिसाब से जब ये जब उस साल ये पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए था कि जब हम खुद ही इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो फिर हम थर्ड लार्जेस्ट कैसे हो सकते हैं? तो ये वैसे नॉलेज से गलत हो गया। अब उसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है, ये यूपीएससी की लैंग्वेज समझ लो या अपनी बेसिक सेंस समझ लो, कॉमन सेंस से आप समझ लो, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कोई भी कॉरपोरेशन है, वो खुद कैसे डिसाइड करेगी कि सोलर पावर पे टैरिफ्स कौन डिटरमाइन करेगा? भाई ये काम किसका होता है? ये तो किसी अथॉरिटी का काम होता है ना। कोई कमीशन होगी, कोई रेगुलेटरी कमीशन होगी, कोई अथॉरिटी होगी, कोई बोर्ड होगा, वो ये चीजें डिसाइड करेगा। कोई कॉर्पोरेशन डिसाइड करेगी क्या? ये तो आपको खुद समझ जाना चाहिए था स्टेटमेंट पढ़ते ही। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इनके पास तो लाइसेंस है, ठीक है, खुद, क्योंकि ये खुद काम कर रहे हैं ना, कॉर्पोरेशन है। इनका काम नहीं है कि ये सोलर पावर टैरिफ को डिटरमाइन करेंगे। ये पावर किसका है? ये काम जो है ये है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस से भी हो सकता था, और नॉलेज से तो हो ही सकता है फिर, है ना। तो ये भी गलत है, तो नीदर वन नॉट टू। बाकी वही कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से जोड़ के पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले हैं अभी क्वेश्चन थोड़ी देर में जिसमें हमें घुसना है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा घुसेंगे। बाकी आगे बहुत सारे आ रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड, बुलंद दरवाजा एंड ऑल से रिलेटेड, तो वहां पे हम घुसेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, बोला गया है जो कुछ स्टेपल कॉमोडिटीज थी, जैसे मैंने आपको कल जो है 19th सेंचुरी की बताई थी कि क्या क्या इंडिया से बाहर ले जाया जा रहा था। ऐसे ही क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया है यहाँ पे कि 18th सेंचुरी में जो कौन से वो स्टेपल कॉमोडिटीज हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी फ्रॉम बंगाल, ठीक है। तो ये आपको बताना है, 18th सेंचुरी की यहाँ पे बात चल रही है। अब तक 18th सेंचुरी में बीओबी रीजन एक ही है, बंगाल में बिहार वाला पार्ट भी आ रहा है और उड़ीसा वाला पार्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। ओके, तो आपके पास फिर से 15 सेकंड से सोच लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या सही है क्या गलत है। चलिए,
अब देखिए इससे पहले मैं बीच में एक और बात बता देता हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बोल रहे थे कि एंशियंट हिस्ट्री क्लास कब आएगी, एनसीईआरटी वाला जो कोर्स है वो कब आएगा। तो देखो, मुझे थोड़ा टाइम दो। बात ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको डायरेक्ट, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं बुक सामने खोल के आपको सब कुछ बता दूंगा पढ़ पढ़ के ये। बट क्या कुछ उससे आपको फायदा होगा? मेरे को चीज़ें सेग्रीगेट करनी है अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है ना कि अगर मैं उस कोर्स को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि आप उसे उठा के आज से 6 महीने बाद भी किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, है ना। कोई पीसीएस भी देता है ना, कोई सीडीएस भी दे रहा है, कोई एनडीए भी दे रहा है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी दे रहे हैं, यूपीएससी लेवल मतलब जो मतलब कि टॉप लेवल एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आई वांट कि आप उसको हर जगह यूज कर पाओ, है ना। तो मैंने आपको बोला गया है 20th ऑफ दिसंबर को मैं इसे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 20th ऑफ दिसंबर को मैं इसे स्टार्ट करूंगा, 20th ऑफ दिसंबर को सैटरडे है, ठीक है। अगर उस दिन मैंने सारी चीज़ों को तब तक सेग्रीगेट कर दिया, मैं रेगुलरली उस पर काम कर रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से, ठीक है। अगर उस दिन मैंने सेग्रीगेट कर दिया तो कर दिया, नहीं तो मंडे से तो वो आना ही है कोर्स, ठीक है। मंडे को क्या है, 22 दिसंबर। तो वो कोर्स किसका है, एंशंट हिस्ट्री का है, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। तो आप उसकी टेंशन मत लो। एक दो दिन का डिले अगर आपको देखने को भी मिलेगा, तो आपको मैं बता रहा हूँ वर्थ इट होगा, क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए ही चीजें और अच्छे से सेग्रीगेटेड होंगी, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो एक चीज पढ़ने के बाद दूसरी चीज पे आता है, आपको पता ही नहीं चलता भाई कहाँ से क्या स्टोरी मिल रही है। बट मैंने उसे बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करने की कोशिश की है, तो आपको भी मजा आएगा जब आप उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक दो दिन का डिले होगा और ज्यादा क्लासेस नहीं होगी उसमें, 5-6 क्लासेस होंगी। मतलब ये समझ लिए 15 दिन के अंदर वो पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एंशियंट हिस्ट्री का। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और आप सब बोल भी रहे थे कि हम वेट कर रहे हैं ये वो। मैं आपको बता रहा हूँ इट विल बी वर्थ इट, बट मुझे थोड़ा टाइम दो, एक दो दिन एक्स्ट्रा लग गए। अगर 20 दिसंबर को तो वैसे ले आऊँगा, नहीं भी लाऊंगा तो मैं भाई पढ़ लेके टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, अगर कि मैं 22 से ला रहा हूँ या 20 से ला रहा हूँ। तो आप चिंता मत करिए, वो आएगा कोर्स, ठीक है। एक दो दिन के डिले में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो जरा, ये जो है द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ द 18th century वर, इनमें से क्या क्या था। देखो, रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स, ओपियम। ऑयल सीड्स नहीं थे, इसको हटा दो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शुगर, सॉल्ट, जीन जाइन एंड लेड, कोई रेलिवेंस नहीं है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस, टी। अब इधर क्या बोला गया, फ्रॉम बंगाल, ठीक है। अब क्या है कि टी को आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सोच रहे होंगे आप कि अच्छा दार्जिलिंग में है तो दार्जिलिंग तो बंगाल का ही पार्ट था, तो वहां से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट यार कॉपर कैसे होगा, नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। तो ये ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली उन्होंने एनसीईआरटी से उठाई है। एनसीईआरटी में वहां पे साफ साफ लिखा गया है कि सॉइल्ट पेट्रे, ओपियम, सिल्क एंड कॉटन, ये चारों चीजें थी जो बंगाल से एक्सपोर्ट करी जाती थी। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक एक लाइन, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे इस चीज को। और मेनली ये जो सॉल्ट पेट्रे था, ये पटना रीजन से जाता था, ठीक है। बाकी सारी चीजें, सॉल्ट पेटर बंगाल से भी जाता था, बट मैंने फिर बोला कि बंगाल उस टाइम पे बहुत बड़ा था। सिर्फ आज जो आप वेस्ट बंगाल देखते हो उतना बंगाल नहीं था, बंगाल बहुत बड़ा था उस टाइम पे। बीओबी रीजन भी आता था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, समझे इस चीज को। तो राइट आंसर इज दिस। अब आपको इससे ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ये एक स्टेटमेंट थी जो एनसीईआरटी में दी गई थी, वही स्टेटमेंट पूरी यहाँ पे उन्होंने छाप दी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यही सेम स्टेटमेंट आपको वहां पे ही मिल जाएगी, क्या नाम है, स्पेक्ट्रम में भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। अब इसमें हमें डीप में घुसना है, ये हमें समझना है चंपारण सत्याग्रह क्या है। तो आज हम स्टैटिक का पोर्शन जो है चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो, समझ लो, फिर हम पूरा टॉपिक कवर करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 15 सेकंड से आपके पास।
चलिए, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, क्या था क्या नहीं था, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये महात्मा गांधी जी का फर्स्ट मास सत्याग्रह था इंडिया के अंदर। उससे पहले साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत किए, बट इंडिया के अंदर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कब हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह? 1917 में, ठीक है। पहले आपको पता है कि जब महात्मा गांधी जी आए थे, तो पहले उन्होंने जिसे हम कहते हैं भारत का भ्रमण किया था, भारत घूमा था पूरा। उसके बाद 1917 में वो गए चंपारण, और वहां पर जाके उन्होंने क्या किया, जब उन्हें राजकुमार शुक्ला ने बताया था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज आप आके हमें सपोर्ट करिए, तो उस टाइम पर गांधी जी वहां पे गए थे और उन्होंने सपोर्ट किया था। प्रॉब्लम क्या थी, क्यों राजकुमार शुक्ला जो उस टाइम पे एग्रीकल्चरलिस्ट थे, एक पीजेंट थे, वो क्यों इनवाइट कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम थी वहां पे? एक प्रॉब्लम थी तीन कथिया सिस्टम की। ये तीन कथिया सिस्टम क्या है? वो सिस्टम ये था कि उन्हें ये मजबूर किया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, जो वहां की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा, कि आपको 3/20th लैंड में इंडिगो उगाना ही उगाना है। ये तीन कथिया सिस्टम था। तो ये प्लीज आप याद रखना, अगर चंपारण सत्याग्रह के बारे में एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आगे आने वाले सालों में आपको देखने को मिलेगा कि उससे क्या पूछा जाएगा, एक बहुत ही डीप क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई चीज इंट्रोड्यूस करी जाती है ना प्रीवियस ईयर पेपर में, उसके बारे में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, अगर वो आपका कोई कोर सब्जेक्ट है तो, क्योंकि उसके बारे में आगे वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई आगे हम पूछने वाले हैं इसके बारे में, समझे। तो किस पे बेस्ड था? तीन खतिया सिस्टम के चक्कर में महात्मा गांधी ने इसके अगेंस्ट एक मास सत्याग्रह किया था, ठीक है। कहाँ पे किया था? चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है वो? बिहार में है। प्लीज डेट याद रखना, ईयर याद रखना, 1917, ठीक है। कॉज वही मैंने आपको बताया, ऑपरेशन बाय यूरोपियन प्लांटर्स अंडर दी तीन कथिया सिस्टम, जिसमें उन्हें फोर्स किया जाता था कि आपको ग्रो करना है 3/20th ऑफ लैंड में, किसको? इंडिगो को, ठीक है। एंड डिमांड्स फॉर इलीगल सेसेस। सेसेस क्या होता है? मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स को सेस बोलते हैं, ठीक है। प्लस कंपनसेशन, जैसे तवन बोला जाता था वहां पे। ओके, अब महात्मा गांधी तो इससे एसोसिएटेड थे, और कौन कौन थे जो इससे एसोसिएटेड थे? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, ब्रिज किशोर प्रसाद जी, अनुराग नारायण सिन्हा जी, जेबी कृपलानी जी, आपको पता है ये लॉयर थे, महादेव देसाई जी, ये सारे जो हैं, ये इस स्ट्रगल से, सत्याग्रह से एसोसिएटेड थे। तो आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए। गांधी जी का एक्शन क्या था? वो यहाँ पे 1917 अप्रैल 1917 में पहुंचते हैं। वो बोलते हैं कि हम आपके ऑर्डर को नहीं मानेंगे। आप जो हमें तीन कथिया सिस्टम के तहत बोल रहे हैं कि आपको इंडिगो को उगाना है 3/20th ऑफ द लैंड में, वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा भगाने की कोशिश करी गई, उन्हें मारने की भी कोशिश करी गई, बट कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आउटकम क्या हुआ? एक ब्रिटिश इंक्वायरी कमेटी फॉर्म हुई, जिसमें उसके बाद जब ये कमेटी फॉर्म हुई, पूरा देखा गया क्या है क्या नहीं है, कैसे ऑपरेस हो रहे हैं पीजेंट्स, कैसे नहीं हो रहे। फिर उसके बाद क्या किया गया? एट द एंड रिजल्ट आया कि तीन कथिया सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। और जो अभी तक टैक्स ऑन टैक्स लिया गया था, उसका 25% जो है वो रिफंड किया जाएगा, ठीक है, ये बोला गया वहां की सरकार के द्वारा। अब सिग्निफिकेंस क्या है? पहला सत्याग्रह था इंडिया का जो गांधी जी ने जिसमें पार्ट लिया। उन्होंने बताया कि नॉन वायलेंट तरीके से भी काम हो सकता है, ठीक है। तो ये बोला वैलिडेटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। वैलिडेटेड क्यों लिखा है? क्योंकि उन्होंने बता दिया कि नॉन वायलेंट तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं। ये थर्ड है जो स्टेटमेंट में दिया गया है पिछले क्वेश्चन में, कि इससे क्या हुआ? अब जब आपने वहां के पीजेंट्स की, किसानों की हेल्प करी, तो अब वो किसान भी तो आपके साथ जुड़ेंगे जब आप किसी और चीज के लिए लड़ेंगे तो, ठीक है। तो ये था बॉट पीजेंट्स इनटू नेशनल मूवमेंट। और जो अर्बन और रूरल डिवाइड हो रखा था, जैसे बोला जाता था ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले क्या थी, मॉडरेट्स जो थे सारे, वो क्या थे? वो एलीट सोसाइटी से थे, ठीक है। वो अर्बन पीपल थे, वो रूरल कॉज को नहीं साथ में लेके चलते थे, ऐसा उन पे आरोप लगता रहता था, ठीक है। तो लेकिन जब ऐसा हुआ, गांधी जी ने जाकर वहां पर उनका उनकी हेल्प करी, तो जो अर्बन और रूरल के बीच में गैप था, उसे ब्रिज किया गया, ठीक है। उसमें इस सत्याग्रह ने एक ब्रिज की तरह उसमें काम किया, ठीक है। अब आपको पता है जब चंपारण सत्याग्रह हुआ,
ये सक्सेसफुल रहा। तो उसके बाद अगले ही साल खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। तो उसमें भी कितनी हेल्प हुई कि जब समझ में आया कि अरे, चंपारण में जब ऐसा हो सकता है तो हमारे गुजरात में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो उसके बाद दो सत्याग्रह में देखने को मिले। एक तो स्ट्राइक देखने को मिली अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, जो गांधी जी ने जाके सपोर्ट किया। एक खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने जाके सपोर्ट किया। ठीक है। और फिर इन सारी चीजों का हमें कहाँ पर क्या देखने को मिला, फायदा देखने को मिला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 1920 में। ठीक है। ये चीजें जैसे जैसे आगे आएंगी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो मैं हर एक चीज को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड था, तो हम उसी के अराउंड रहेंगे। ठीक है। अब देखो जरा, तो चंपारण सत्याग्रह से क्या एक सिग्निफिकेंस क्या थी उसकी, कि पीजेंट्स ने अब इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करेंगे तो वो भी एट द एंड आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हिंद मजदूर सभा से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत ही ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा कि इसके फाउंडर्स कौन है। ठीक है। तो अब आगे आने वाले सालों में बिल्कुल देख लेना आप, हिंद मजदूर सभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी डीप में। तो हमें क्या करना है, हमें एक तो इसका आंसर देखना है, साथ ही साथ हमें हिंद मजदूर सभा क्या है क्या नहीं है इसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है। तो फिर से आपके पास 15 सेकंड है, उसके बाद मैं आपको चीजें समझाता हूँ, पढ़ लो आप पहले। चलिए, तो एक सिंपल सा सिर्फ फाउंडर के ऊपर क्वेश्चन था, तो पहले मैं बता देता हूँ आंसर क्या है। अशोक मेहता जी, टी एस रामानुजम जी और जी जी मेहता जी, ये थे जिन्होंने क्या किया था, हिंद मजदूर सभा को इस्टेब्लिश किया था। कब? 1948 में। आगे आ जाइए। अब इसके बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसको फाइंड कहाँ किया गया, 1948 में फाइंड किया गया। कहाँ किया गया? हावड़ा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। कौन थे जिन्होंने इसे मतलब कि फॉर्म किया था? ऑब्वियसली ये क्या है, मजदूर सभा है, तो कौन करेंगे मजदूर की हेल्प करने के लिए? कौन सामने आएगा? सोशलिस्ट लोग आएंगे। ठीक है। तो सोशलिस्ट और जो नॉन कम्युनिस्ट यूनियनिस्ट थे, वो उन्होंने फॉर्म करा इस मजदूर सभा को। ठीक है। उसके बाद बोला गया फाउंडर्स कौन थे। फिर फाउंडर्स की बात अभी हमने कर लिया, बट बाकी भी यहाँ पे दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। आइडियोलॉजी एंड गोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि हम एक इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट किससे? पॉलिटिकल पार्टी से इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जिसमें कोई हमें पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रोल ना देखने को मिले। ठीक है। इसीलिए इसको बनाया गया था। ओके। और प्योरली ये किस पे काम करेगी? वर्कर्स के जो राइट है, मजदूर के जो राइट्स हैं, और सोशल जस्टिस की तरफ ये काम करेगी। ठीक है। तो आ, उसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये किसके मर्जर से बना है। ठीक है। कि ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है हिंद मजदूर सभा, ये किसके मर्जर से मिलके बनी है? तो आपको याद रखना है, एक तो मैं इसे सेट ही करता रह जाता हूँ। हाँ, ये बनी है रॉइस्ट इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर और हिंद मजदूर पंचायत को मिला के, इन दोनों के मर्जर के बाद हिंद मजदूर सभा बनी है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, पहले प्रेसिडेंट कौन थे इसके? आर एस रुईकर। और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे? अशोक मेहता जी। ठीक है। ये आपको याद रखना है। बाकी चीजें सिंपल सिंपल है। ठीक है। और कुछ इसमें है नहीं। जो मैंने आपको अंडरलाइन किया है और जो मैंने यहाँ पर बोल्ड में मार्क किया है, वो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थानक वसी। ठीक है। अब इसमें मैं अगर आपको टाइम दूं तो कोई फायदा नहीं है, है ना। स्थानक वसी जो है, वो सेक्ट कहाँ बिलोंग करता है, कौन से रिलीजियन से बिलोंग करता है? मैं फिर से कहता हूँ, स्थानक वसी एक बार आ गया। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्थानक वसी क्या है क्या नहीं है, हमें पता होना चाहिए। इतनी सी चीज तो पता चल गई कि हाँ, ये जैनिज्म का एक सेक्ट है, बट क्या है?
क्या इनकी सिग्निफिकेंस है, क्यों ये अलग थे। ठीक है, कोई भी सेक्ट बनता है तो उसमें कुछ अलग होगा। ठीक है, तभी वो अलग हुए मेन स्ट्रीम से। तो क्या अलग था इनके अंदर, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आगे पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्थानक वसी क्या है, देखो ये क्यों अलग थे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये श्वेतांबर जो थे, जो श्वेतांबर थे, जो सफेद कपड़े पहनते थे, उन्हीं से निकल के बने थे। बट इनमें अलग क्या था, ये आइडल वर्शिप को नहीं मानते थे। तो ये नॉन आइडलेटर्स थे। ठीक है, ब्रांच ऑफ, और किसकी ब्रांच थी, श्वेतांबर जैनिज्म की। कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि ये भी सफेद कपड़े ही पहनते थे। स्थानक वसी सेक्ट जो था, ये भी सफेद कपड़े पहनते थे। मैंने यहाँ पे फोटो भी ऐड करी है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, स्थानक वसी सेक्ट जो है ये किसने फाइंड किया था, तो लोन का शाह ने इसे फाइंड किया था। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये क्या करते थे, ये आइडियल वर्शिप को रिजेक्ट करते थे। ठीक है, मेडिटेशन की तरफ ये जाते थे, और मेडिटेशन भी कहाँ पे, अपने ही स्थान में जहां पर आप हो। आपको किसी टेम्पल में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा इनका मानना था। तो सिंपल मेडिटेशन हॉल्स में, या जिसको स्थानक बोलते थे, इसलिए स्थानक यहाँ पे नाम दिया दिया गया है, वहां पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल प्योरिटी को गेन कर सकते हैं, रादर देन गोइंग टू टेम्पल्स, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, जब आइडल वर्शिप को ये उसका तिरस्कार कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि आप आइडल वर्शिप को हम नहीं मानते, तो ऑब्वियसली फिर टेम्पल्स की क्या रेलेवेंस रह गई, कोई रेलेवेंस नहीं है। इस वजह से ये बोलते हैं कि सिंपल मेडिटेशन हॉल्स में भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अब जैनिज्म में तो आपको पता है स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस होती ही है। ठीक है, तो इसमें भी होगी। साथ ही साथ एक और चीज जो मैंने पढ़ी, कि ये अपने माउथ को कवर करते थे। ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे इन्होंने माउथ को कवर किया। मैं यहाँ पे मार्किंग नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा सा गलत हो जाता है, बट आप देखिए यहाँ पे इन्होंने माउथ को कवर किया, नोज को नहीं किया, सिर्फ माउथ को किया। ओके, और इसको क्या बोला जाता था, मुआ पट्टी। मुआ पट्टी, मुंह पर पट्टी। ठीक है, और ये वाटर स्टोरेज को अवॉइड करते थे। ठीक है, वाइट कपड़े पहनते थे, है ना, वही श्वेतांबर का सेक्ट है तो वाइट कपड़े तो पहनेंगे। ठीक है, और स्ट्रिक्ट डेली रूटीन्स को फॉलो करते थे। तो मेन चीज हमें क्या क्या समझ में आई, एक तो नॉन नॉन आइडलेटरी थे, मतलब कि आइडल्स को वो, बोलते थे कि आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ सिंपल मेडिटेशन हॉल्स को प्रमोट करते थे, टेम्पल्स में जाने की जरूरत नहीं है ऐसा बोलते थे। लोन का शाह जो है उन्होंने इसे फाइंड किया था, अपने माउथ को कवर करते थे जिसे मुआ पट्टी बोलते थे, और वाटर स्टोरेज को अवॉइड करते थे। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है कल्चरल हिस्ट्री की बात करी गई है, मिडिवियल हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फिर से आपके पास कितना टाइम है, 15 सेकेंड्स। सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलिए, अब देखिए जरा, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, कि उस टाइम पर बहुत सारे, वही जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बोला कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बट द थिंग इज दिस कि उन्होंने ये क्यों गलत मानी है, मेरे हिसाब से मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही आंसर बताता हूँ जो ऑफिशियल आंसर की में आए हैं। मैं वो आपको आंसर नहीं बताता हूँ जो ऑफिशियल आंसर की में नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइट मार्बल्स वाज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बुलंद दरवाजा एंड खानका एट फतेहपुर सीकरी। अब क्या है कि ना, व्हाइट मार्बल यूज हुए थे पर सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज हुए थे। मेनली जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेड सैंडस्टोन देखने को मिलेगा, रेड सैंडस्टोन। बिल्कुल व्हाइट मार्बल्स को यूज किया गया था, बट वो कार्विंग के लिए और इनलेइंग के लिए यूज किया गया था। ठीक है, मैं अभी आगे सब कुछ लिखवा दूंगा। साथ ही साथ ये जो बड़ा इमाम बड़ा है और रूमी दरवाजा है, जो बिल्कुल लखनऊ में ही है, ये भी लखनऊ में ही है, सॉरी, फतेहपुर सीकरी लखनऊ में नहीं है। जो इमाम बड़ा है और रूमी दरवाजा है वो लखनऊ में ही है। पर ये बोला गया ये रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल से बनाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर गलत दी गई थी। तो
इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, नीदर वन नॉर टू। अब क्या है क्या नहीं है, मैं ना आगे थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूँ, है ना। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं भूल गया हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं आपको खुद यहाँ पे बता देता हूँ। जो पहले हम बुलंद दरवाजा की बात करते हैं, बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी। ओहो, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। ये कब बनाया गया? 1602 में बनाया गया। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था, ठीक है। फिर वही बात है कि क्यों बनाया था, ये भी तो पता होना चाहिए। टू कोमैमोरेट विक्ट्री ऑफ गुजरात, जब गुजरात पर इन्होंने अपनी फतेह हासिल करी थी, उस टाइम पर उन्होंने खुशी में बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सीकरी में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे बना था ये? रेड सैंडस्टोन से बनाया गया, रेड सैंड स्टोन से बनाया गया, बट कार्विंग कार्विंग एंड इनलेइंग के लिए इनलेइंग के लिए किसे यूज किया गया था? वाइट एंड ब्लैक मार्बल को, वाइट एंड ब्लैक मार्बल। तो हाँ, यूज हुए थे, बट फिर वही बात है कि यूपीएससी ने बोला है कि मेनली सारा का सारा तो रेड स्टोन था, इस वजह से उन्होंने उस स्टेटमेंट को गलत माना है। व्हाइट मार्बल यूज हुआ, बट इनलेइंग के लिए और कार्विंग के लिए यूज हुआ था, और किस लिए यूज नहीं हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं बड़ा इमाम बाड़ा की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों लिखने से बेटर चीज़ें ऐसे समझता हूँ कि मैं वहाँ पे आपको मेंशन कर दूँ पहले से ही प्री रिटन चीज़ों में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे राइटिंग किसी को समझ आए किसी को ना आए, इस वजह से मैं लिखता नहीं हूँ। तो आपको ये क्या है, आपको ये याद होना चाहिए, बाय किसने बनाए थे? बाय असफ उद्दौला। अब आपको पता है ये कहाँ के हैं? उद्दौला कहाँ के शासक थे? नवाब ऑफ अवध, ठीक है। कब बनाया गया था ये? इन 1948। इसमें एक चीज क्या थी कि कोई भी वुड वर्क यूज नहीं किया गया था। नो वुड वर्क, वुड वर्क जो बाकी जगह हमें देखने को मिला, यहाँ पे नहीं देखने को मिला। इन दी एंटायर स्ट्रक्चर, इन दी एंटायर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद और क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो पूरी की पूरी रूफ स्ट्रक्चर था ना, उसे इंटरलॉकिंग ब्रिक से बनाया गया था, और कोई भी बीम यूज नहीं करी गई थी। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, रूफ जो थी वो कैसे बनाई गई थी? इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग क्या बोल रहा था मैं, इंटरलॉकिंग ब्रिक्स एंड नो बीम, जो आज बीम डलती है ना, नो बीम वॉज यूज्ड रूफ मेकिंग में, ठीक है। इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। रूमी दरवाजा, तीन चीजें थी ना ये, पहली स्टेटमेंट में बुलंद दरवाजा था, फिर बड़ा इमाम बड़ा और रूमी दरवाजा, इसके बारे में दिया गया था। इसको भी बिल्ड किसने किया था? असफ उद दौला ने, ठीक है। तो मैं बाय ऐसे लिख देता हूँ, असफ उद दौला। कब किया था इन, ये अरे यार 19 क्यों लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे 17 होगा। वाह, अच्छा है मैंने देख लिया। इन 1784, ठीक है। कहाँ पे था? इन लखनऊ। कैसे बनाया गया था? बिल्ट, वहाँ सैंडस्टोन बोला है, दोनों ही आप देख रहे हो कि ब्रिक से बनाए गए हैं, है ना। बिल्ट यूजिंग ब्रिक्स, एंड उसके बाद जब ब्रिक से बना दिया तो कोटिंग किसकी कर दी? लाइम की, ठीक है। एंड देन लिख देता हूँ पहले, एंड देन
कोटेड विद लाइम। ठीक है, तो ये चीजें थी जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए थी, दोनों के बारे में। ठीक है, मेनली मैं बोलूंगा ये याद रखना कि किसने बनाए हैं। ठीक है, वहाँ अकबर है, यहाँ पे भी असफुद्दौला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73rd क्वेश्चन। अब इसमें टाइम देने का कोई मतलब है नहीं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर इलैबोरेटेड डिस्कस्ड अबाउट डायमंड एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर वही बात सेम चीज बोलूंगा कि अगर पता है तो आप दिमाग लगाना, नहीं पता है तो फिर से वही बात है कि 50% से कम कट ऑफ जाती है। उसके पीछे रीजन है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बट अब जब एक बार आ गए तो आपको पता होना चाहिए कि जीन बैप्टाइज टैवर्नियर जो थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडिया के डायमंड्स और इंडिया के डायमंड माइंस के बारे में इलैबोरेट किया था अपने जर्नल में। ये चारों ही कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं, फ्रेंच है ये सारी। ठीक है, एक काम अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि हर इनमें से चारों कौन कौन से सन में आए, कौन कौन सी सेंचुरी में आए। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना है ना। थोड़ी मेहनत मैं करूंगा, थोड़ी आप करोगे, तो सबका काम चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको क्लासेस कैसे लगती हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, मुझे मोटिवेशन मिलती है। और क्लासेस जिसे हम कहते हैं कि और एनर्जी से क्लासेस लेने का मन करता है फिर, है ना। क्योंकि द ओनली थिंग यू कैन डू, क्योंकि आपको तो सब कुछ मिल ही रहा है, आपको बस एक चीज़ करना है, अप्रिशिएट करना है। अगर आपको अच्छी लगती है, नहीं लगती तो कोई बात नहीं। ठीक है, with reference to Indian history, who among the following is the future Buddha yet to come to save the world? ठीक है, तो ये कौन है कौन नहीं है, फिर से इसके लिए मैं सिर्फ आपको 5 सेकंड दूंगा, थोड़ा सोच लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। चलिए, देखो, इसमें से ऐसा बोला गया है कि फ्यूचर में जब धर्म की बातें कम हो जाएगी, जब धर्म कम होने लगेगा, है ना, प्रॉब्लम ज्यादा होने लगेगी, तो उस टाइम पर एक बुद्धा आएंगे, जो जिनका नाम क्या होगा, मैत्रेय। जिनका नाम क्या होगा, मैत्रेय। ये बात आपको याद रखनी है। इनको एक और नाम से जाना जाता है, अजीता बोधि सत्वा। अब आपको पता है बोधिसत्वा क्या होता है, ये मैं आपको पिछली क्लासेस में समझा चुका हूँ। वो ये महायान सेक्ट के वो लोग होते हैं जो निर्वाणा अटेन कर चुके हैं। ठीक है, उन्हें निर्वाणा प्राप्त हो चुका है, पर फिर भी क्या है, वो रुके हुए हैं, है ना। एनलाइटन होने के बाद भी वो रुके हुए हैं, और बाकी जो लोग हैं उनको एनलाइटन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। मैत्रेय के बारे में और क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि जब धर्म कम होने लगेगा, धर्म की बातें कम होने लगेंगी, उस टाइम पर ये आएंगे। ठीक है, फ्यूचर में, इन फ्यूचर, तो इन्हें फ्यूचर बुद्धा बोला जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है जब ऐसा स्टेटमेंट पूछ लिया है, तो इनसे रिलेटेड भी आपसे ऐसी स्टेटमेंट्स पूछी जा सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए अवलोक्ति केशवरा के बारे में, तो कितेश्वरा के बारे में, अवलोक्ति केशवरा के बारे में, तो आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये मतलब कैसे बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि हु इज अ बोधिसत्वा, बोधिसत्वा हु एम्बॉडीज कंपैशन ऑफ ऑल बुद्धास, उन्हें क्या बोला जाएगा, उन्हें अवलोक्ति अवलोकितेश्वरा बोला जाएगा। ठीक है, लोकेश्वरा कैसे बोला जाता है, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। पद्मापनी का मतलब क्या है, इनका मतलब है वो बोधिसत्व, इज अ बोधिसत्व हु इज अ
बोधि सत्वा हु होल्ड्स लोटस। तो अगर इनसे रिलेटेड, बाकी स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो बस यही पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में और फिर से ये आते तो हम और डीप में इनके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। पर अभी क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था तो मैंने कुछ एक एक स्टेटमेंट आपको बता दिया जिससे रिलेटेड वो आपसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये है सब्सिडरी अलायंस से रिलेटेड। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको जब मैं 10 सेकेंड दूंगा उसके बाद हम सब्सिडरी अलायंस को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये जो स्टैटिक का पोर्शन है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास 7 सेकेंड्स है, आप इसे कर लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया मैंने। अब देखो, पहले आप समझ लो क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ले जो है, ठीक है, मैं इनको लॉर्ड नहीं मानता हूँ किसी को भी, ठीक है, मैं वेलेस्ले बोलूंगा, बट बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है लॉर्ड तो फिर इसलिए बोलना पड़ता है। बट वेलेस्ले की बात करें तो ये 1798 से 1805 तक इंडिया में था, ठीक है। इसने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को और काउंटर फ्रेंच इन्फ्लुएंस, मतलब काउंटर फ्रेंच इन्फ्लुएंस बढ़ाई थी। मतलब कि क्योंकि फ्रेंच की पावर बढ़ रही थी तो ये उसके एंटी चल रहा था, और कैसे उस पावर को कम किया जा सकता है उस पे काम कर रहा था, और कैसे ब्रिटिश की पावर को बढ़ाया जा सकता है उस पे काम कर रहा था, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश की मिलिट्री प्रोटेक्शन के अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है। इनका कहना, सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि आप अपनी, जितने भी इंडियन रूलर्स थे उनको बोला कि आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते, आप अपनी आर्मी नहीं रखेंगे, लेकिन अगर आप अपनी आर्मी नहीं रखेंगे तो आपको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, है ना। तो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे हम, आपके मतलब रूल में हम अपनी प्रोटेक्शन भेजेंगे, अपनी मिलिट्री भेजेंगे, वो आपके पास रहेंगी, आप ही उन्हें खाना खिलाएंगे, आप ही उन्हें सैलरी देंगे, आप ही उनका खर्चा उठाएंगे, और वो आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन वो किसके लिए काम करेंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे। प्लस आप किसी भी और यूरोपियन कंट्री के साथ कोई भी अलायंस नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको करनी ही है तो पहले आप हमसे परमिशन लेंगे। ऐसी चीजें यहाँ पर बोली गई, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे की कंडीशंस क्या थी कि परमानेंट ब्रिटिश गैरिसन इन अ स्टेट, मतलब कि ब्रिटिश मिलिट्री वहां पर रहेगी, उनके स्टेट के अंदर रहेगी जहां पे उनका रूल है। वो अपनी आर्मी को उन्हें बंद करना पड़ेगा, डिसबैंड करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। वो सब्सिडी पे करेंगे, वो सब्सिडी पे करेंगे, ठीक है। और अगर वो सब्सिडी पे नहीं कर पाते तो उनके टेरिटरी को सीड कर लिया जाएगा, मतलब उनकी टेरिटरी क्या हो जाएगी, ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट हो जाएगी। फिर कोई भी अलायंस वो नहीं कर सकते हैं किसी और यूरोपियन पावर के साथ जब तक वो ब्रिटिश अप्रूवल नहीं मिलता उन्हें, ठीक है। कोई भी और जो यूरोपियंस है उनके साथ वो किसी भी टाइप का एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे। इस ये तो इसलिए किया था उन्होंने डायरेक्ट ये दोनों चीजें, तो ताकि फ्रेंच की इन्फ्लुएंस कम हो पाए, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि आपके यहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा आपके कोर्ट के अंदर, तभी तो अंदर की बात पता चलेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट सिंपल सा हुआ कि इंडियन स्टेट की सोवर्जेनिटी ही चली गई। अब उनके पास अपनी आर्मी ही नहीं है तो कभी लड़ पाएंगे, कभी नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। उनके कोर्ट में ब्रिटिश का रेजिडेंट रहेगा हमेशा, तो वो कभी पूरी तरीके से खुल के बात कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इनडायरेक्ट तरीके से ही क्या कर लिया, पूरा एनेक्स कर लिया उन रूलर की स्टेट को। क्योंकि जब आर्मी नहीं है, कोर्ट में उनके पास पूरी पावर ही नहीं है, ठीक है, वो कुछ छुप के बात नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनका समझो कि उन्हें एनेक्स तो कर ही लिया है, उनको पूरी तरीके से जीत तो लिया ही है ब्रिटिश ने, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने। अब इससे क्या हुआ, जब ये सब्सिडरी अलायंस आई, इससे ब्रिटिश की पैरामाउंटेसी बनी, मतलब कि ब्रिटिश की पावर सुप्रीम बन गई, ठीक है। फिर पहली जो स्टेट थी जिसने इसे माना था सब्सिडरी अलायंस को, वो हैदराबाद थी, ठीक है। कब माना था, 1798 में। टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है
उसके बाद मैसूर भी सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बन जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर वोडियार डायनेस्टी को फिर से इस्टेब्लिश करते हैं ना, टीपू सुल्तान, टीपू जो ये हैदर अली थे, उससे पहले जो कौन थी, वोडियार डायनेस्टी थी वहां पे। तो फिर से उसको रीस्टैब्लिश कर देते हैं, पर सब्सिडरी अलायंस के तहत, कि आपको सब्सिडरी अलायंस माननी पड़ेगी। फिर उसके बाद अवध 1801 में, ऐसे ही करते करते